ऑलराइट। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो यूनिट 27 है हम लोग का एवीएम में, तो एवीएम का 27 यूनिट का लिए हम लोग ये वाला वीडियो प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पर हम लोग को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विषय में बताया गया था, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है, सब बताया गया है। तो उसका बेसिस में हम लोग को इसको ये वाला जो सेशन है उसको मैं उस बेसिस में उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। कुछ भी डाउट है तो बाद में मेरे को क्वेश्चन कर लीजिएगा या फिर ग्रुप में दे दीजिएगा। इफ़ आई कैन फॉलो दिस आंसर, फॉलो दिस योर क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। मैं जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था मैं उसका बेसिस में इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि बहुत जन को बहुत इसमें कन्फ्यूज़न था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, फिर बैलेंस शीट के कुछ कुछ चीज़ आइटम के बारे में क्लियर नहीं था बहुत जन को। तो उस सब का बेसिस में ही मैं ये वाला वीडियो प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो फॉर दैट ओनली। सो मैं इसका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रखूँगा, क्योंकि बहुत जन इस ग्रुप में है जिसमें जिसको बंगाली इतना अच्छे से नहीं आता है। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी। I'll do that. And anything after that, if any question, I'll try my level best to explain whatever I have learned about the balance sheet and PL, and then we can go for that. And I will explain this in as a company set schedule 3 format. Except that also there is different type of format also. कोई कंपनी जिससे जो कंपनी अकाउंट्स बनेगा वो बनेगा एज पर शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में सेक्शन 129 के बेसिस में वो बनता है। कॉम्पनसेशन 30 में जो लिखा गया है उसमें बनता है। बट कुछ कुछ छोटा छोटा कंपनी भी हम लोग दिखेंगे जहाँ पर छोटा छोटा अकाउंट्स होता है, तो वो भी हम लोग इसको देख लेंगे, एक बार स्टडी कर लेंगे कैसे कैसे चीज़ होता है। ये छोटा कंपनी है उसका नॉर्मल बिजनेस कंपनी के लिए तो ये वाला मैंडेटरी है, बट इसके जो छोटा छोटा कोई बिजनेस होता है, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कोई बिजनेस, तो उसमें क्या फॉर्मेट होगा वो भी एक बार हम लोग उसका पूरा डिस्कस कर लेंगे। शायद ये वाला एक पार्ट में ना हो कि 2-3 पार्ट में हो, क्योंकि इसका रेशियो एनालिसिस में हम लोगों को देखना होगा। रेशियो एनालिसिस में क्या क्या चीज़ आएगा ना आएगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो सब कुछ को बेस करके ही मैं ये वाला वीडियो क्लियर कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फिर भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली यू कैन गेट बैक टू मी। तो फर्स्ट हम लोग एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे व्हाट इज द बैलेंस शीट एंड पीएल। पीएल हम लोग पीएल नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग बोल लेंगे स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बोल देंगे। दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू स्टे, क्योंकि हम लोग उसका पीएल बोल के चलते हैं, बट एक्चुअली द टर्म शुड बी यूज्ड at income statement, and second is balance sheet. Balance sheet is balance sheet and both together is called financial statement. हम दोनों दोनों को ऐड कर लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। जो एक होता है एक्चुअली फुल चीज़ को हम लोग बताते हैं, जो फुल चीज़ होता है हम लोग उसको जनरली बताते हैं, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं उसको। हाँ, मैं ये वाला वीडियो जो है ये वीडियो में मैं ग्रुप में नहीं दूंगा। जो हम लोग का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन का, व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में या फिर चेक करिएगा, वहाँ पर गूगल ड्राइव होगा। तो गूगल ड्राइव में मैं जितना भी हम लोग का वीडियो जितने भी हम लोग का क्लासेस हुआ है, सर का जितना भी क्लासेस हुआ है उस सब का पीपीटी मिल जाएगा, और ये पीडीएफ भी उसमें डाल दूंगा। और या फिर हम लोग किताब भी देख सकते हैं, जीआईबी का भी किताब में भी है, जीआईबी का किताब में भी ये वाला चीज़ मिल जाएगा। फिर भी मैं ये वाला अलग से जिसको मेरे को मिला था, मेरे को ये वाला फॉर्मेट अच्छा लगा। ये सर का फॉर्मेट में होगा, जीआईबी फुल ये वाला फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट उसमें मिल जाएगा। और सेकेंड थिंग, मैं थोड़ा स्लो चलूँगा क्योंकि बहुत जन का होगा कि जो नया होगा, शायद बहुत जन बैठे बहुत बार देख चुका है, फिर भी एज़ पर न्यू मैंने कोई नया फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि कोई फर्स्ट टाइम उसका बैलेंस शीट का थोड़ा सा क्लियरेंस है, तो मैंने चाहिए कैसा बैलेंस शीट होता है, तो उसका बेसिस में भी मैं बनने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में दो पार्ट हो जाता है, मैंने जो बताया था, एक आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट और दूसरा आ जाएगा हम लोगों का एक हो जाएगा, क्या बोला था मैंने, इनकम स्टेटमेंट। तो देयर इज टू पार्ट, वन इज इनकम स्टेटमेंट
जो जिसमें हम लोग आ जाता है जब पीएल बैलेंस शीट जो हो जाता है वो वाला चीज़। एंड सेकेंड आ जाएगा हम लोग का आता है बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ आता है, जैसे आता है ट्रेडिंग आता है, फिर आ जाएगा ट्रेडिंग आ जाएगा एंड पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर सपोज़ कोई भी कॉन्सर्न है, अगर सपोज़ कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न के लिए भी आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये जो मैं बता रहा हूँ जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शेड्यूल 3 में ये वाला चीज़ नहीं आता है। जस्ट में जनरली क्या क्या चीज़ बनता है एक कोई भी एक कंपनी में, कोई भी एक बिजनेस में, उसके बेसिस से पहले बोला मैं, पहले मैं एक इंट्रो दे रहा हूँ। 3 चीज़ आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। थ्री थिंग्स विल बी देयर। और बैलेंस शीट में जितना बैलेंस शीट होता है वो आ जाएगा। और एक चीज़ आप लोग कोई भी नोटिस करेंगे तो एक चीज़ देखना कि जो यहाँ पर चीज़ जो होता है ना, पीएल जो इनकम स्टेटमेंट में जो आता है जनरली जो हम लोग का जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो चीज़ आता है। जैसे ये वाला फॉर योर नॉलेज पर्पस, क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं होगा। और इसमें आ जाता है जनरली बैलेंस पर्सनल एंड रियल अकाउंट आता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जीआईबी पढ़ चुके थे। तो जहाँ पर हम लोग क्या पर्सनल क्या रियल, उसको मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, तो वो चीज़ आ जाता है। ये जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस एक बता रहे हो, ये इतना ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अभी हम लोग देख लेते हैं कि शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट क्या होता है एंड पीएल क्या होता है। बाद में हम इश्यूएंस के बेसिस में क्या क्या चीज़ होता है ना होता है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक बैलेंस शीट का जो छोटा कोई कंपनी की बैलेंस शीट हम लोग उसको उठा लेंगे। एक मेरे पास है जिसका फॉर्मेट मैं शेयर कर दूंगा, उसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या होता है। और सबसे में बढ़िया बात होगा कि हम लोग का सर का बुक में एक नाम दिया गया है पेज 135। अब मैं थोड़ा सा ओल्ड किताब होगा तो 135 पेज में दिया गया है एनालिसिस द बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ में। उसमें 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या होता है ना होता है। तो इधर देखिए हम लोग, हाँ फर्स्ट 2-3 चीज़ पॉइंट बता देता हूँ। ये शेड्यूल 3 होता है कंपनी का। ये शेड्यूल 3 जो होगा ये जनरली आ जाता है सेक्शन 129 में। सेक्शन आ जाता है 129 में, ये सेक्शन में आ जाता है। और सेक्शन 129 में ये वाला चीज़ आ जाएगा। और दूसरा चीज़ आ जाएगा, पहले हम लोग उसको पार्ट 1 में बनता है बैलेंस शीट एंड पार्ट 2 में बनता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन में नहीं आएगा एग्जाम में, पर फिर भी मैं बता दिया कि अगर बाई चांस कुछ भी बात जाए, आईआईबी का कोई स्टिक नहीं है तो इसके लिए एक बार बता दिया कि पार्ट 2 में आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस हम देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बता सकते हैं, इसको क्या क्या नाम हो सकते हैं एक में देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट में एक प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, एक बोल सकते हैं स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट बता सकते हैं इसको। सेम चीज़ को बहुत सारा नाम होता है। बहुत सारा ए भी नाम में आ सकता है, राइट। तो देख लेते हैं क्या क्या आता है। पार्ट 1 में आ जाएगा रेवेन्यू ऑपरेशंस, देन अदर इनकम। ये दो ऐड करके आ जाएगा मेरा टोटल रेवेन्यू क्या है। फिर जितना भी एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर उससे हम लोग लेस कर देते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स क्या क्या होता है। एक्सेप्शनल आइटम्स मतलब होता है जो हर साल नहीं आ जाएगा। सपोज़ किसी एक साल में वो एक कोई कंपनी का एक जो ये था, कोई प्लानिटरी मशीन था, उसमें आग लग गया। उसमें आग लग के जो जो एक्सपेंस जो उसका जो लॉस हुआ उसको हम लोगों ने एक्सेप्शनल, वो तो हर साल नहीं होता है, वो तो किसी किसी साल में आ सकता है कि एक्सेप्शनल है ना। या फिर दूसरा किसी का हो सकता है, जैसे लास्ट ईयर में हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस को उसको बुक नहीं किए थे,
किसी को हम लोगों ने कोई सैलरी दिए थे, वो सैलरी के एकदम बुक ही नहीं किए थे, गलती हो गया। आउटस्टैंडिंग से डिफरेंट थिंग, उसको हम लोग बुक कर चुके उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, बट उसको हम लोग बुक ही नहीं किए थे, इस पर इस तरह हम लोग को उसको देना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल आइटम्स। देन प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस, देन ऑप्शन से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बोल सकते हैं हम लोग पीबीटी। इसको दूसरा चीज़ बोल सकते हैं पीबीटी, शॉर्ट में बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स मतलब इस साल का कितना टैक्स है, और बाई चांस पिछला साल का कोई भी एक टैक्स डिफर्ड हो गया, हम लोग डिफर्ड जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग कुछ बताए थे ना, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो रेवेन्यू मतलब उस साल का ही है, डिफर्ड मतलब उसको लेट हो गया है। डिफर्ड जो वर्ड है उसका मतलब होता है टाल जाना, मतलब नेक्स्ट साल में उसको क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट साल में उसका क्या हो जाएगा उसका, जैसे जा की बोलो, डिफर्ड मतलब होता है एक्चुअली जो पुट ऑफ, मतलब एक फॉर रिलेटेड टाइम। अगर हम लोग को या फिर पोस्टपोन्ड, अगर डिक्शनरी में देख लो उसका मतलब ये होता है जो पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो उसको हमने पोस्टपोन कर दिया, नेक्स्ट साल पेमेंट किया, उस साल हमने पेमेंट नहीं कर पाया, जैसे कुछ भी हो सकता है कि उसका असेसमेंट नहीं हुआ उस टाइम ठीक ठाक से, हम लोग ने क्लास में कैलकुलेशन नहीं किए, तो उसका बहुत सारी चीज़ में हम डिफर टैक्स आता है। तो फिर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोग करने से बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब आ जाता है कि जैसे कुछ भी अगर कंटिन्यू हो रहा है कोई भी बिजनेस का, तो उसको हम लोग कंटिन्यू, जैसे नॉर्मल जो बिजनेस कंटिन्यू होता है उसको हम लोग कंटिन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है प्रॉफिट ऑफ द कंटिन्यू ऑपरेशन, मतलब जो एक्चुअली कंटिन्यू हो रहा है। सपोज कोई भी एक बिजनेस था, उसका काम ही था उसे कपड़ा बेचना, गारमेंट्स का बिजनेस था, तो गारमेंट का बिजनेस था, मतलब करंट गारमेंट का बिजनेस था। पिछले वाला में क्या था, वो लोग क्या बेचता था, सिर्फ पेन बेचता था। तो यहाँ तक जो आ जाएगा, जो 11 तक है, 11 तक जो आइटम्स है, ये हो जाएगा फ्रॉम द कंटिन्यू बिजनेस से कितना हम लोग का आ गया आफ्टर टैक्स। और ये यहाँ से यहाँ तक डिसकंटिन्यू के बिजनेस का, ये ज़रूरत नहीं है, इसको मैं इसलिए क्रॉस कर दे रहा हूँ, फिर भी कुछ यहाँ पर है, मैं शॉर्ट में बताऊँ। वो पेन का बिजनेस वो तो बंद हो चुका है, पर फिर भी हो सकता है उसमें कुछ कुछ एक्सपेंसेस इनका अभी भी जनरेट होके आ रहा है, अभी भी पेन स्टॉक में था, तो उसको थोड़ा सा बेच के जितना भी हम लोग वहाँ से आ रहा है पैसा, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से। या फिर किसी से पैसा किसी कोई भी इनकम उसमें जनरेट हो चुका है, उसका पेन का कुछ भी पेंटिंग मिशन या हम लोगों का बेच के कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो या फिर कुछ लॉस हुआ है, वो आ जाएगा। और उससे उसके रिलेटेड कुछ भी टैक्स पेमेंट हो रहा है हम लोग इनकम टैक्स, तो वो लेस होके ही आ जाएगा। फिर आ जाता है एक्चुअली प्रॉफिट ऑन लॉस, और इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, और एक वर्ड बोल सकते हैं इसके लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और एक वर्ड बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में पैट। और लास्ट में उसको हम लोग पैट से हम लोग ये निकाल लेते हैं कि कैसे उसका इक्विटी आ जाता है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर आ जाता है, नॉट इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, और इक्विटी कितना आ जाएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग का जो क्या कहते जाता है, ये रिवेन्यू ऑपरेशन, जो ऑपरेशन एक्चुअली चल रहा है करंट में, जो ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए उसका अदर्स इनकम और छोटा मोटा कुछ भी इनकम से आ गया, जो मेन उनका सोर्स नहीं है। सपोज वो लोग ने उन लोग मेन ऑपरेशन से उस गारमेंट का बिजनेस, तो गारमेंट से सेल होकर कितना आया है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा। और अदर्स कुछ भी इनकम, उसका कुछ ना कुछ गोडाउन खाली था कुछ मंथ के लिए, वहाँ से उसको रेंट में डाल दिया, रेंट में उसका रेंट इनकम आ गया, देन इट विल बी कॉल्ड एज, उसको बोल देंगे हम लोग अदर इनकम में। या फिर वो थोड़ा बहुत कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके थे कुछ एक शेयर में, उसको सेल करके आ गया, वो अदर इनकम में आ जाता है। और एक्सपेंस तो बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंटरी, क्या क्या होता है वो बाद में एक बार शॉर्ट में बोल देंगे, और एक भी तो और भी अच्छे से आ जाएगा। ये गया हम लोग का इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट में।
तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ आता है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एक शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड? शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या क्या आ जाएगा देख लेते हैं। शेयर कैपिटल, हाँ पहले दो चीज़ होता है, दो पार्ट बैलेंस शीट पार्ट वन में आता है, इसमें दो पार्ट पहले बता देता हूँ। वन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये हो जाएगा लाइबिलिटी साइड का, ये वर्टिकल फॉर्मेट में है, ये इसका इसका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं, इसको वर्टिकल फॉर्मेट ही बोला जाता है। शेड्यूल टी वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, और ये कुछ भी कंपनी का हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में देख सकते हैं, जो हम लोग बाद में एक बार डिस्कस कर देंगे छोटा सा कंपनी का। और यहाँ पर मैं ये वाला शेड्यूल 3 का ही डिस्कस कर रहा हूँ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ एंड नेक्स्ट आ जाएगा एसेट्स। दो पार्ट में इसका डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब यहाँ पर जो आ जाएगा, मतलब कितना शेयर एक्चुअली पेड अप, कितना पे हो चुका है उसका ही अमाउंट आ जाएगा। सपोज मेरे पास 1000 शेयर्स मैंने इशू किया था @10 रुपीज़ करके, पर मेरे पास पे होके आया है 1000 शेयर्स @8 रुपीज़। मतलब जो 8000 है दैट विल इधर आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जो पीएल में जो नीचे देखे थे वहाँ पर लास्ट में जितना प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स डिडक्ट करने के बाद, ये जो इधर ये वाला का अमाउंट, ये रिजर्व एंड ये वाला अमाउंट इधर आ जाएगा। और साथ में कुछ जो लास्ट ईयर का कुछ भी प्रॉफिट अगर इधर आ जाता है वो भी इधर आ जाएगा। इसमें आ जाएगा लास्ट ईयर प्लस करेंट ईयर में इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये वाला चीज़ ज़रूरत नहीं है, जैसे शेयर वारंट दूसरे तरह का होता है उसका लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको मैं स्किप करके जा रहा हूँ। देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, एप्लीकेशन में हम लोग ने ड्यू करके रखा है पर आपसे पैसा नहीं आया है तो वो वाला चीज़ 2 नंबर पॉइंट में आ जाएगा। यानी हम लोग जैसे यहाँ पर जो 2 रुपये करके जो पेंडिंग था वो वाला हम लोगों ने अभी तक नहीं आया हाथ में, तो पेंडिंग है तो वो वाला चीज़ इधर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ आता है? एक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब जो होता है, नॉन करंट मतलब जो व्हाट इज विच इज मोर देन 1 ईयर, वही हो जाएगा हम लोग का, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट। नॉन करंट मतलब हो जाएगा विच इज मोर देन 1 ईयर। कुछ भी एक्सपेंसेस मोर देन 1 ईयर का हो रहा है, नॉट एक्सपेंसेस, कुछ भी बोरोइंग्स मोर देन का 1 ईयर हो जा रहा है उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोल देंगे। हम लोग लोन लिए थे 1 साल का, दैट विल बी इन करंट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म करंट एसेट, जो करंट लायबिलिटीज का अंडर आता है। जो व्हाट इज मोर देन 1 ईयर दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कोई भी एग्जाम्पल और देख सकता हूँ, जैसे हम लोग सीसी है, सीसी लिमिट है, सीसी का जो इस साल का है, सीसी का नहीं बोलता, हम लोग टर्म लोन ही बता देता हूँ। टर्म लोन, सपोज एक टर्म लोन का इस साल हम लोगों को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देना पड़ेगा। एक 24 लाख का एक टर्म लोन है, वन टर्म लोन इज फॉर 24 लाख। टर्म लोन का अमाउंट है 24 लाख, और उसमें से सपोज इस साल मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है विथ इंटरेस्ट 1 पॉइंट और 2 लाख मान के चलता हूँ। 2 लाख मेरे को इस साल में करंट ईयर में इतना पेमेंट करना पड़ा, आई हैव टू पे करंट ईयर 2 लाख। एंड नेक्स्ट ईयर एंड ऑनवर्ड 22 लाख पेमेंट करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाता है, जो ये वाला पोर्शन है ये आ जाएगा इधर, और जो ये वाला पोर्शन है
वो आ जाएगा इधर। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डिफर्ड टैक्स मतलब जो अभी तक पेमेंट नहीं हो चुका है उसको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलता है। जैसे अभी उसका डिफर्ड होकर रखा है, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, एसेट में नहीं बचा हुआ है, तो उसका हम लोग डिफर्ड टैक्स में आ जाता है। एसेट कंप्लीट होने के बाद हम लोग पेमेंट करते हैं। डिफर्ड टैक्स क्या होता है, उसको जैसे फ्यूचर में हम लोग जिसको पेमेंट करना पड़ेगा। सपोज हम लोगों का जो कंपनी एक्ट में डिप्रिसिएशन चार्ज होता है एक रेट से, और एज पर इनकम टैक्स में डिफरेंट चार्जेस होगा एक डिफरेंट रेट में। तो उसके चलते क्या हो सकता है, एक गैप हो सकता है रेट का। हम लोगों ने जो कंपनी से एक्ट में चार्ज किए तो उसमें कुछ ज़्यादा चार्ज करते हैं, और जो एज पर इनकम टैक्स में तो कम चार्ज होता है। तो उसके चलते थोड़ा सा कुछ ही एक टैक्स में ना हम लोग का डिफरेंस आ सकता है टैक्स पेमेंट करने में, जो बाद में हम लोग को गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। उसको हम लोग डिफर्ड टैक्स बोलते हैं। तो ये शॉर्ट में मान के चलो, फिर भी डिटेल्स में चाहिए विथ एग्जांपल्स मेरे को बोल दीजिएगा एक बार कि ये डिटेल्स में चाहिए उसे। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कुछ भी होगा जो मोर देन 1 ईयर का है तो उसका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब जो मोर देन 1 ईयर में भी मोर देन 1 ईयर कुछ भी प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो तो उसको हम लोग बोल देंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो करंट लाइबिलिटीज भी सेम है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स मतलब कोई भी सैंडिक क्रेडिटर्स। हाँ, सैंडिक क्रेडिटर्स अगर मोर देन 1 ईयर हो जाता है, कोई भी एक पेमेंट जो मोर देन 1 ईयर से भी हो गया, जो पेमेंट नहीं किया मैंने, दैट इज विल बी नॉन करेंट लाइबिलिटी। अदर करेंट लाइबिलिटीज सेम, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन वो तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के ऊपर ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो कुछ भी चीज़ हो रहा है जो 180 डेज या फिर 12 मंथ, नॉट 180 डेज, 12 मंथ या फिर 360 डेज, अगर डेट के हिसाब से मान के चले कि तो या फिर 365, जो जिस कंपनी का पॉलिसी है, एग्ज़ाम में दिया जाएगा कि 360 डेज देना है, 365 देना है, कि क्या देना है बोल देगा। नहीं कुछ बोला तो 365 मान के चलो, और ये भी 12 मान के चलो। दैट इज़ मोर देन 12 मंथ्स और 360 or 365 डेज, that is called more than, that is non current, and within that period 12 month or year, that is called current liabilities. ओके, नेक्स्ट आ जाएगा एसेट साइड में क्या क्या है। एक है करंट एसेट से एक नॉन करंट। इस शेड्यूल सी का फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर से होता है ना कि हम लोग बोल सकते हैं अरे इसमें फिक्स एसेट आता है, फिर नॉन करंट, फिर करंट, फिर इंटेंजिबल। नहीं, शेड्यूल 3 में यही आता है कि नॉन करंट के अंदर में आ जाता है फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट के अंदर आ जाएगा टैंजिबल, इंटेंजिबल, वर्किंग कैपिटल, प्रोग्रेस और टैंजिबल एसेट सब आ जाता है। जो नॉन करंट में तो मोर देन 1 ईयर का है, फिक्स एसेट का तो जो जो ये है, जो पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं ना, 1 साल में तो नहीं। उसको नॉन करंट में आ जाएगा। ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फिर से बता रहा हूँ, मैं शेड्यूल 3 का फॉर्मेट ही बता रहा हूँ। ओके, तो उसका बेसिस में मैं बता रहा हूँ कि उसका एक क्या से क्लियरेंस चाहिए ना चाहिए उसमें। फिर करंट लाइबिलिटीज़, फिर टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं नहीं टच कर सकते वो इंटेंजिबल में आ जाएगा। इंटेंजिबल में हम लोग उसको पिक्चर्स वैसे भी बोल सकते हैं, या फिर जैसे गुडविल, मैंने उसे एक्चुअल में एसेट्स तो नहीं है पर उसको पिक्चर्स वैसे भी बोल सकते हैं। जैसे कि पिक्चर्स मतलब जो एक्चुअल में नहीं है, जैसे प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस। जैसे फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल बता दिए कि इंटेंजिबल है फिक्टिशियस है, जैसे हो गया कि पीएल डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस कुछ भी होता है, दिस आर दे ऑल कॉल्ड इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट। एंड फिक्टिस एंड इंटेंज जैसे गुडविल इन फिक्टिशियस एसेट में नहीं आएगा, क्योंकि गुडविल को हम लोग फेल्ड भी नहीं कर सकते, ये भी, बट उसका एक रियलाइजेबल वैल्यू है। हम कोई भी कंपनी को बेचने जाएंगे उससे गुडविल का एक वैल्यूशन होता है, तो गुडविल एंड पेटेंट ये सब इंटेंजिबल है बट दे आर नॉट फिक्टिशियस।
डिफरेंस बिटवीन इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस इज, फिक्टिशियस इज जिसको हम लोग टच भी नहीं कर सकते हैं, मैंने फिक्टिशियस मतलब वो इंटेंजिबल भी होता है बट दैट इज उसे कोई एक वैल्यू नहीं होगा, उसको बेचेंगे तो इतना उसका कोई इतना वैल्यू नहीं होगा, पर हम लोग गुडविल बेच सकते हैं, पेटेंट बेच सकते हैं, दैट इज देयर इज अ रियलेबल वैल्यू। देन आ जाता है कैपिटल इन वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ भी काम चल रहा है उसका आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में कुछ चल रहा है, जैसे अभी पेटेंट काम पूरा बचा हुआ है, पूरा इसमें तक नहीं दे चुका है उस चीज़। काइंड नॉन काइंड इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, जैसे कुछ ऐसे लाइबिलिटीज में कौन सा आ जाएगा, सपोज टैक्स के जो मैंने कुछ रेट का चलते हम लोग को ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है, that will come on deferred tax liabilities and which will be like उस रेट के डिफरेंस के कारण हम लोगों को कुछ टैक्स हम लोग के पास आ जा रहा है, हम लोग के पास हम लोग ज़्यादा टैक्स पेमेंट कर चुके हैं। डिफर्ड लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, कम पेमेंट कर चुका, हम लोग को और भी पेमेंट करना बचा हुआ है, और उल्टा अगर हो जाए हम लोग ज़्यादा पेमेंट करके रखा है तो हम लोग कम पेमेंट करना था, देन इट विल बी कम अंडर दिस नॉन करेंट में आ जाएगा डिफर्ड टैक्स एसेट्स पे। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कुछ भी जो मोर देन 1 ईयर का है, आधा नॉन करेंट एसेट्स वो हो गया। देन 2 में आ जाता है करंट एसेट्स के अंदर में जो करंट इन्वेस्टमेंट जो एक साल के अंदर में विद इन 12 मंथ्स और 1 ईयर और उसको और 360 डेज वट एवर यू कैन कॉल, और 365 डेज ऑल्सो यू कैन कॉल। इन्वेंटरीज, trade receivable, cash and cash equivalent, cash and cash equivalent मतलब which will be liquidated immediately, it can be मतलब बैंक भी आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में उसको, क्योंकि उसको अभी अभी अगर पैसे अगर मालूम जरूरत होता है अभी कभी मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर काइंड ऑफ, तो ये हो गया बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर हो गया, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट से कैसे कैसे क्या क्या होता है, राइट। तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि छोटा सा और एक बार बोल देते हैं कि और एक बार करके जैसे इंटेंजिबल एसेट्स करके बोल देते हैं कि 56 एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फिफ्टी सीएस कौन सा होता है, वो तो इंटेंजिबल होता है, बट नो रियलाइजेबल वैल्यू एंड इंटेंजिबल इसका एग्जाम्पल हो गया इंटेंजिबल एसेट्स कौन सा होता है, जैसे कि विच इज़ नॉट विच इज़ इंटेंजिबल तो होता ही है, साथ में उसका और एक नेचर आ जाएगा रियलाइजेबल वैल्यू इज देयर। उसका रियलाइजेबल वैल्यू भी होता है और उसका इंटेंजिबल होता है, जैसे गुडविल वगैरह हो जाएगा एग्जाम्पल। गुडविल ऑल्सो कॉल इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल पेटेंट और भी आ सकता है एग्जाम्पल में। लेकिन हम लोग अगर कोई भी कंपनी का हम लोग बोलते हैं कि इंटेंजिबल एसेट निकालो, तो हम लोग उसका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सब कुछ ले लेंगे। दिस मीन एक्चुअली फिक्स्ड एसेट्स इज पार्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट्स, ओके, और बट इंटेंजिबल एसेट्स इज नॉट पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
56 एसेट्स में जिसको टास्क नहीं कर सकते बोल के हम लोग एसेट में दिखाते हैं। बट इंटेंजिबल एसेट में बहुत सारी चीज़ आता है, जैसे गुडविल आ गया, पेटेंट आ गया, जिसके वैल्यू है उसको हम इंटेंजिबल एसेट में बोलेंगे, बट उसका जितने वैल्यू है इसलिए we have this intangible asset but realizable value है, इसलिए उसको हम लोग 56 नहीं बोल सकते उसको। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एक छोटा सा एक बैलेंस शीट का एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि है दूसरा कोई कंपनी का। ये हो गया तो शेड्यूल सी का फॉर्मेट के बेसिस में हो गया। हाँ, शेड्यूल सी का फॉर्मेट के हम लोग इस बार देख लेते हैं कि अदर एक कंपनी के कैसे किस उसको रेडी करते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। कोई भी एक कंपनी का, छोटा सा कंपनी का देख लेते हैं बैलेंस शीट, उसमें कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, पेड पीएल क्या होता है, उसमें हम लोग देख लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह क्या क्या है, फिर ऑपरेटिंग रेशियो में क्या आता है, कंपोजिट रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो, सब उसमें देख लेंगे एक बार, तो हम लोग को ईजी हो जाएगा। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन स्मॉल कंपनी, छोटा सा कोई बिजनेस था जैसे सी गुरु ड्रेसेस। तो उसका एक फाइनेंस अकाउंट है, जैसे उसमें हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, छोटा सा कंपनी का है, एक छोटा सा लोन के लिए है, कोई बड़ा कंपनी। देखो टर्नओवर भी हम लोग देख सकते हैं, सिर्फ टर्नओवर इधर दिया गया है, सिर्फ एक्सक्यूज मी सॉरी, इसको सेव कर लेते हैं। इसका अगर देखेंगे टर्नओवर जो है, ओनली टर्नओवर जो यहाँ पर जो दिया गया है सिर्फ देखो 29 लाख क्या है, वो छोटा सा बिजनेस है, पर फिर भी इनका एग्जाम्पल से हम लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझ सकते क्या क्या चीज़ होता है नहीं होता है। इसके थोड़ा सा बिग स्ट्रक्चर में सोच लेंगे तो हो जाएगा वो बड़ा कंपनी का। नॉर्मल का पहले हम लोग बताए थे जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट कैसे होता है, उस फॉर्मेट में जो कंपनी लोग बताते हैं वो करते हैं। एंड दिस इज़ फॉर दिस छोटा सा बिजनेस है, नॉर्मल कोई बिजनेस है, सब तो शेड्यूल 3 फॉर्मेट नहीं करेगा। जैसे कोई पार्टनरशिप बिजनेस वो तो शेड्यूल 3 फॉर्मेट नहीं करेगा, दैट इज़ फॉर द कंपनी। हाँ, कोई मेंटेन कर सकता है बट वो अपना हिसाब से, पर जनरली किसके लिए कंपलसरी है, जो कंपनी है उसके लिए कंपलसरी है, बाई के लिए कंपलसरी नहीं है। वो अपने तरह से मेंटेन भी कर सकते हैं, नहीं मेंटेन भी कर सकते, दैट इज़ अप टू हिम, अप टू दैट कंपनी। तो इधर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या चीज़ होता है। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न है, सी गुड डिजीज, ये क्या करते हैं, ये लोग ड्रेस मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसमें क्या है देखो, ये देखो इसका दो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एक पार्ट हो गया, इनकम स्टेटमेंट, दिस इज द इनकम स्टेटमेंट, इसको बोल सकते हैं हम लोग इनकम स्टेटमेंट और इनकम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वी कैन से द इनकम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी नॉट इनकम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हैं इसको। ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर में आ गया है कि ये वाला कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फिर उसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने। हम लोग ट्रांसफ़र करने के बाद मेरे पास ये ट्रेडिंग का ये जो है, ये ट्रेडिंग मेरा कितना फिनिश गुड्स है जो हम लोगों ने पर्पस ऑफ सेल मतलब सेल के लिए रेडी है, उतना है। फिनिश गुड्स मतलब रेडी टू सेल गुड्स, रेडी टू सेल, रेडी टू सेल गुड्स कितना है, दैट इज़ कॉल्ड फिनिश गुड्स। और रॉ मटेरियल इज एकदम स्टार्टिंग में, फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या परचेस किया है। तो ये आ गया रॉ मटेरियल, रेडी टू सेल कुछ आ गया, फिर ये सब चीज़ आ गया। अच्छा, इधर और एक चीज़ आ सकता था जो हम लोग एक बता देता हूँ, इधर में नहीं है, ये छोटा सा कंपनी है। अगर सपोज़ कुछ भी हो सकता है कि ये ड्रेस बना रहा था, तो सपोज़ ये ड्रेस बनाने के टाइम में किसी का वो कटिंग हो चुके रखा है, पर उसका
सिलाई नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, वो सब चीज़ में आ जाता है। एक चीज़ आ सकता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। अभी भी देख, हर एक चीज़ का नाम थोड़ा सा हम लोग अगर देख लेंगे तो उससे हम लोग को पूरा क्लियर आइडिया आ जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वर्क चल रहा है उसके ऊपर, इन प्रोग्रेस। हम लोग को भी कभी भी देखे होंगे, जैसे रास्ते में कभी गड्ढा खुड्ढा खरीदता है ना जब म्यूनिसिपालिटी से, तब देखना कि एक बैनर लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी भी वर्क चल रहा है, प्रोग्रेस में है, ख़त्म नहीं हुआ है। सेम इधर आ जाएगा बाई बोल के, क्लोजिंग स्टॉक WIP। रॉ मटेरियल तो हो गया जो एक्चुअली ख़रीदा है, एकदम फ्रेश ख़रीदा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो कपड़ा ख़रीदा है मैन्युफैक्चर, दैट इज़ माई रॉ मटेरियल। जो धागा ख़रीदा है दैट इज़ माई मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो फिर सुई ख़रीदा है दैट इज़ माई मैन्युफैक्चरिंग, मतलब रॉ मटेरियल। बट जब वो ख़रीदने के बाद उस कटिंग करके रख दिया या फिर सिलाई होना बचा हुआ है, दैट इज़ माई वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये वाला एक चीज़ इधर नहीं है, छोटा सा बिजनेस हो कैसे नहीं है, पर बड़ा बिजनेस में मिल जाएगा ये वाला चीज़। तो फिर हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ये। फिर वहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र कर देते, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने, राइट। तो ये वाला हो गया 29 लाख का। फिर क्या हो गया, हम लोग क्या देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ले लिया। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो बोल दिए कि जो जो रेडी टू सेल गुड्स कितना पहले में था, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब दैट इज़ रेडी टू सेल गुड्स, दिस इज़ माई रेडी टू सेल गुड्स। यह जो भी है दिस इज़ माई रेडी टू सेल, ये रेडी होके रखा है एकदम, दिस इज़ माई रेडी टू सेल। ROS, उसको RTS बोल देते शॉर्ट में। तो दिस इज़ माई RTS, दिस इज़ माई रेडी टू सेल गुड्स। और उससे से हम लोग क्या करते हैं एक बार, तो इधर हम लोग देख लेते हैं कि सेल्स, मतलब सेल्स हो गया। फिर हम लोग देखते हैं सेल्स क्या है, जिससे वो नॉलेज से और कुछ भी हो, सेल्स देख लेते हैं। और फिर उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना हम लोग के पास अभी, कितना रेडी टू सेल गुड्स हम लोग के पास अभी भी पड़ा हुआ है, तो उससे हम लोगों को अगर लेस कर देंगे बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा ये वाला चीज़, दिस विल बी इन बैलेंसिंग फिगर। फिर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग PL में। दिस पार्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, दिस पार्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। मालूम होगा सबको, फिर मैं एक बार जस्ट रिवीजन के लिए बता देता हूँ जस्ट शॉर्ट में इसलिए। और ये पार्ट हो जाएगा PNL, तो PL में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इस PL में हम लोग क्या क्या चीज़ देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ आता है, सैलरी, बोनस, टेलीफोन एक्सपेंसेस। हाँ, ट्रेडिंग में कौन सा चीज़ आता है, जो रिलेटेड ट्रेड करने के लिए जो खर्चा मेरे को एक्चुअल में ज़रूरत होता है, जो ट्रेडिंग में, मतलब वो उसके अलावा मेरा ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न नहीं होता, नॉर्मल होता, तो परचेस आ जाता। जैसे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है, वही नॉर्मल परचेस आ जाता, परचेस ऑफ फिनिश गुड्स दिया था डायरेक्ट में, तब तो फिनिश गुड्स खरीद के वो लोग सेल कर रहे, तो दैट इज मी ओनली आ जाता कि वो परचेस ही आता था। फिर ओजिस आ जाता, जैसे कुछ ओजिस वगैरह दिया होगा, वो लोडिंग अनलोडिंग का कोई एक्सपेंसेस दिया होगा, वो सब चीज़ आ जाएगा इसमें, ट्रेडिंग में आएगा। मतलब जो ट्रेडिंग करने के लिए मेरे को जो जो खर्चा करना पड़ेगा, मिनिमम जो खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज़ माई ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। ओके। एंड मैन्युफैक्चरिंग कर लिए मेरे को जितना खर्चा वगैरह लगेगा वो आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। और लास्ट में जो मतलब जो स्पेस है इधर पीएल में क्या क्या चीज़ आता है, पीएल में आता है जैसे बाकी आधा दर ट्रेडिंग, जितना कुछ भी बाकी खर्चा होगा, सैलरी, बोनस, टेलीफोन, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अगर वो नहीं देंगे तो चलेगा। मैंने किसी को, अगर प्रोफाइटर हूँ, मैं मेरा खुद का बिजनेस चला रहा हूँ, अकेले चला रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, बट हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि एक कोई प्रोप्राइटर है, वो खुद का बिजनेस खुद चला रहा है, तो उसके लिए तो सैलरी का ज़रूरत ही नहीं होगा, खुद ही अकाउंट मेंटेन कर रहे, खुद सब कुछ कर रहे, उसके लिए
सैलरी आएगा ही नहीं, बोनस भी नहीं देना पड़ेगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस भी सर ज़रूरत नहीं होता है उनको, वो अपने आप से जाता है, तो अपने आप से मार्केट से जाके होता है। तो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि दैट इज माई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट नहीं है, नॉट रिलेटेड टू सेल्फ ऑफ द, मैंने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, इसलिए ये सब चीज़ पीएल में आ जाता है। अकाउंटिंग फीस, विश्वकर्मा पूजा कुछ एक्सपेंसेस था होगा, न्यू ईयर एक्सपेंस, न्यू ईयर डे एक्सपेंसेस, पैकेट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग, टी कॉपी, टी एंड कॉपी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, डिप्रीशिएशन, ये सब चीज़ आ जाएगा मेरा पीएल में। पीएल के बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम पैट। ये अगर इधर इधर टैक्स कुछ नया नहीं गया है तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे पीबीटी। सपोज यहाँ पर हम लोग टैक्स पेमेंट कर दिए, अभी तो 25% टैक्स आ रहा है। 25% कितना होता है, तो उसमें कितना था, 564.70, 370, 564, 370 इंटू 25%, 142 इतना आ गया मेरा। 140 092, फिर उसको माइनस करने के बाद कितना आ गया, 560, 564, 370 माइनस आ जाता है 140, 424, 277, दिस इज कॉल्ड माई पैट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ तक हो गया मेरा पीएल का चीज़। अब आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ आता है, जैसे कैपिटल आ गया, कैपिटल लास्ट से कितना है, और इसमें आ जाता है शेयर कैपिटल में आ जाता है। इधर नेट प्रॉफिट ऐड हो गया, इसमें कंपनी में क्या होगा तो उसका रिजर्व एंड सरप्लस में हो जाता है, जैसे इस साल का कितना और लास्ट साल का कितना होके ऐड होके, और इसमें लास्ट साल का इधर ही ऑलरेडी ऐड हो चुका होता है, इसलिए हम लोगों को इतना मालूम नहीं चलता है। फिर ये बाकी ये चीज़ भूल जाओ कि ये चीज़ हम लोग का ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली ये देखने का ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ये थोड़ा सा दूसरा है। लेस ड्राइंग से कुछ ड्राइंग्स किया होगा तो कुछ बिजनेस के लिए पर्पस के लिए जो कुछ ड्राइंग्स करके रखा है, तो लेस करने के बाद मेरा आ जाएगा इस साल का मेरा कितना कैपिटल है। फिर संडी करंट लाइबिलिटीज, जैसे करंट लाइबिलिटीज ही है, नॉन करंट नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा था 1 साल के अंदर में ही है, या फिर हम लोग बोलते 12 मंथ के अंदर ही है। और जब हम लोग इसकी फिक्स एसेट देख लिए, करंट एसेट देख लिए, नॉन करंट कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ भी एसेट्स का जो है वह 1 साल के बीच में, सारा कुछ सारा 1 साल के बीच में, इसलिए इसका नॉन करंट एसेट नहीं है। और जब भी फिक्स एसेट ऐसा गुडविल वगैरह कुछ, फिर टंजेबल इंटंजेबल एसेट्स, ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा बिजनेस है, इतना कुछ नहीं होगा। तो छोटा सा एग्जांपल देख लिए, इससे हम लोग को एक चीज़ और एक चीज़ देख लेंगे कि देख लेते हैं कि हम लोगों का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होता है ना होता है, एक बार देख लेंगे। एक बार देखो कि इधर जो हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। अगर अच्छे से देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, which is related to which expenses helps in operation, मतलब ऑपरेशन के लिए जो जो एक्सपेंसेस का एकदम ज़रूरत होगा ही, उसके बिना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब अधूरी है, मतलब बिजनेस अधूरी है, बिजनेस रन ही नहीं कर पाएगा। तो इसमें से देखो
कि ये जो परचेज है, दिस इज माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये कैरेज इनवर्ड है, वेजेस है, ये सब का बिना तो मेरा तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होके इधर आया, फिर इधर आ गया सैलरी। सैलरी मेरे को देना ही पड़ेगा, एक बिजनेस को चलाने के लिए मेरे को सैलरी देना ही पड़ेगा। मैं वो हाइपोथेटिकली बता दिया था कि उसको ट्रेडिंग में नहीं आएगा बट इसमें आएगा, पर मेरे को ज़रूरत तो है ना। पर बोनस, फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब की ज़रूरत होता ही है मेरे को। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कॉन्वेंस, अकाउंटिंग फीस, विश्वकर्मा पूजा मतलब स्टाफ वेलफेयर मान लो, न्यू ईयर 11, पैकेज चार्जेस, ट्रेड लाइसेंस, टिफिन, नॉन, ये सारा के सारा एक्सेप्ट बैंक चार्जेस सॉरी बैंक चार्जेस भी आ जाएगा, क्योंकि अभी कोई भी एक बिजनेस का करंट अकाउंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर डेप्रिसिएशन, ये सारा कुछ मेरा आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये सारा चीज़ मेरे को बिजनेस को ऑपरेट करने में मेरे को हेल्प कर रहा है। तो क्या क्या बोल सकते हैं, सिलेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब हो जाता है इसका ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग का बता रहा हूँ, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाएगा मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, प्लस COGS, सॉरी ये आ जाएगा COGS प्लस क्या आ जाता है एडमिन एक्सपेंसेस, जो सैलरी वगैरह जितना हो गया। फिर आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे कुछ सेल्स करने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, ये सारा चीज़, ऐसा चीज़ भी आ जाएगा। फिर आ जाता है जनरल कुछ भी एक्सपेंसेस आ जाता है, तो जैसे कुछ छोटा मोटा खर्चा कर लिया, जनरल एक्सपेंसेस जो ज़रूरत ऑब्वियसली ज़रूरत होगा। फिर आ जाएगा और एक चीज़, और क्या एग्जांपल दे दूँ, मार्केटिंग एक्सपेंस तो आ गया, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंस चार्जेस, जैसे बैंक चार्जेस वगैरह हो गया। बट बैंक इंटरेस्ट नहीं आएगा, बैंक इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आता है, उसको अलग से रखता है, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट मतलब ऑपरेट मतलब इसमें मतलब इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मेरे को बिना उसका चलता ही, तो उसको इसलिए इंटरेस्ट जो आता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में उसको नहीं मानते हैं। फिर सपोज और एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे जिसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग नहीं बोल सकते। सपोज कोई हम लोगों को जो कंपनी है उसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरा प्लेस में, तो उसके लिए जो खर्चा होगा वो भी हम लोगों का ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाता है। इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आता है, तो ये वाला चीज़ हम लोग को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाता है। तो ये गया मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक बार एग्जाम्पल बता दिया, ट्रेडिंग में क्या क्या आइटम है वो भी बता दिया, वो भी इस तरह से बता दिया। अभी हम लोगों को जो देखना है कि जो बुक्स में है उस बुक्स में हम लोगों को और एक चीज़ देखना है कि वो रेशियो एनालिसिस का हम लोग उसको कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट करेंगे रेशियो एनालिसिस को कैसे कैसे देखेंगे हम लोग का बुक्स में जो रेशियो एनालिसिस देखेंगे, तो वो वाला चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं करता हूँ, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया, 49 मिनट्स का हो गया। तो ये वीडियो देख के कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है मन में तो मेरे को ऑब्वियसली पूछ लो, और दूसरा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है या फिर किसी जगह पर लगता है कि तुम्हें इम्प्रूव कर सकते हो, ऑब्वियसली गिव द फीडबैक, तो मेरे को और भी अच्छे से फीडबैक उसको और भी अच्छा कर लूँगा समझाने के लिए। या फिर कुछ भी इशू आ रहा है बस उसको हम लोग एक बार दे दो, मेरे को ग्रुप में दे दो या फिर मेरे को पर्सनली बता दो, कुछ भी है मैं उसको शॉर्ट आउट करूँगा और उसको और अच्छे से उसको प्रिपेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि जितने भी डाउट्स क्लियरेशन में मैं बना रहा हूँ कि जैसे कोई भी डाउट आ रहा है मन में तो उसको हम लोग क्लैरिफाई एक एक करके क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि उसको पूरे जड़ से उसको क्लैरिफाई हो जाए। तो जैसे कि बाद में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना कि CIB का पूरा कॉन्सेप्ट या फिर कुछ भी GIB का भी हो,
ये कॉन्सेप्ट अगर साथ में है ना, तो इतना रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं होता है कि कोई भी रट्टा मार के चले जाओ कि ये चीज़ आता है। मेरे को एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि क्या क्या आता है। जैसे फिक्स असेट्स में क्या क्या चीज़ आएगा, फिक्स असेट्स में क्या क्या चीज़ आता है, नॉन काइंड में क्या क्या चीज़ आता है, काइंड असेट में क्या क्या आता है, टंजिबल और फिक्स असेट्स में क्या अंतर हो सकता है। जैसे फिक्स असेट टंजिबल में आता है, बट टंजिबल असेट्स इज नॉट फिक्स असेट्स, मैंने ऑल intangible assets are not fictitious assets. Fictitious assets are intangible assets, but not all intangible assets are fictitious assets. ये वाला चीज़। फिर नेट वर्थ क्या होता है। नेट वर्थ जैसे जैसे जो जो ये वाला मेरा नेट वर्थ, इधर का नेट वर्थ होता है, ये वाला मेरा नेट वर्थ इधर। नेट वर्थ क्या होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में जितना भी हो सकते हैं क्लियरिफाई किया। फिर भी और क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैं और भी कर दूंगा बैलेंस शीट में। ओके।